बिल्कुल। बारिश के मौसम में उफनती नदियों को देखना एक अलग ही एहसास है। कभी सोचा है, अगर ये नदियां ना होती तो क्या होता? सारा पानी बस ठहर जाता, हर तरफ बाढ़। ये नदियां तो धरती की नसों की तरह हैं, जो अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचाती हैं। आज हम भारत की इन्हीं जीवन रेखाओं, मतलब यहाँ के नदी तंत्र पर एक गहरी और दिलचस्प बातचीत करेंगे। ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों में जमीन, चट्टानों और पानी के बीच हुई एक, कह सकते हैं, जबरदस्त जुगलबंदी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि कोई भी नदी अकेले नहीं बनती। वो जिस रास्ते से गुजरती है, वहां की चट्टानों का स्वभाव कैसा है, जमीन की ढलान किधर है और पानी कितने समय से बह रहा है, ये सब मिलकर नदी का चरित्र तय करते हैं। तो चलिए, इसी चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं। ये नदियां ऐसी ही क्यों बहती हैं जैसे वे बहती हैं? हिमालय से निकलने वाली एक ताकतवर नदी और दक्षिण भारत की एक शांत पुरानी नदी में मतलब बुनियादी फर्क क्या है? आइए इस विषय की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम है क्या। सुनने में ये बहुत तकनीकी शब्द लगता है, हाँ। लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये उन रास्तों का एक नेटवर्क है जिनसे होकर पानी बहता है। जैसे हमारे शरीर में खून की नसें होती हैं, वैसे ही धरती की सतह पर नदियों का एक जाल बिछा होता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जाल यूं ही बेतरतीब नहीं होता। ये कुछ खास डिजाइन या पैटर्न बनाता है। अच्छा, पैटर्न मतलब जैसे कपड़ों पर प्रिंट होते हैं, वैसे ही जमीन पर नदियों के भी पैटर्न होते हैं। कुछ दिलचस्प उदाहरण क्या है? बिल्कुल। सबसे आम पैटर्न है वृक्षाकार प्रतिरूप, यानी डेंड्रिटिक पैटर्न। जैसा नाम से ही जाहिर है, यह आसमान से देखने पर एक पेड़ की टहनियों जैसा दिखता है। एक मुख्य नदी होती है, मतलब पेड़ का तना, और उसमें चारों तरफ से छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, बिल्कुल टहनियों की तरह। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में गंगा या यमुना का तंत्र इसका बेहतरीन उदाहरण है। और एक पैटर्न का जिक्र स्रोतों में बार बार आता है, अरीय प्रतिरूप या रेडियल। ये कैसा होता है? इसकी कल्पना करना भी बहुत आसान है। सोचिए, एक पहाड़ की चोटी है और वहां से नदियां निकलकर चारों दिशाओं में बह रही हैं। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां सेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियां इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जहां से नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन उत्तर की ओर और महानदी दक्षिण पूर्व की ओर निकलती हैं, एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं में। तो ये पैटर्न हमें बताते हैं कि नदियां कैसे व्यवहार करती हैं, उनका स्वभाव कैसा है। क्या भारत की अलग अलग नदियों में हमें ये पैटर्न अलग अलग ढंग से देखने को मिलते हैं? मेरा मतलब है, क्या हिमालय से निकलने वाली किसी नई नदी का पैटर्न दक्षिण की किसी पुरानी नदी से बिल्कुल अलग होगा? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। यही भारत की नदी तंत्र का सबसे बड़ा विभाजन है। हिमालय की नदियां बनाम प्रायद्वीप की नदियां, और इनके बीच का अंतर सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि मिजाज का भी है। प्रायद्वीपीय नदियां बहुत पुरानी, करोड़ों साल पुरानी हैं, जबकि हिमालय की नदियां भूगर्भीय पैमाने पर काफी नई और बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई हैं। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं। बारहमासी मतलब उनमें साल भर पानी रहता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर भारत में खेती और पीने के पानी के लिए इन पर निर्भरता कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि ये नदियां मौसम का उतना साथ नहीं छोड़ती जितना दक्षिण की नदियां। एकदम सही। हिमालय की नदियों को पानी दो स्रोतों से मिलता है। एक तो मानसून की बारिश से और दूसरा गर्मियों में हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से। इसीलिए वे साल भर बहती हैं। जबकि दक्षिण की ज्यादातर नदियां वो सिर्फ मानसून पर निर्भर हैं। बारिश हुई तो उनमें जान आ गई, नहीं तो गर्मी में सूखने लगती हैं। हिमालय की नदियों की ये तस्वीर तो बहुत जोशीली है, बिल्कुल किसी नौजवान की तरह जो पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बना रहा हो। लेकिन जो नदियां लाखों सालों से एक ही रास्ते पर बह रही हैं, क्या वो अब थक चुकी हैं? क्या उनका व्यवहार बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है? ये तुलना एकदम सटीक है। ये फर्क उनके काम में साफ दिखता है। हिमालय की नदियां अपनी युवावस्था में हैं, इसलिए वो पहाड़ों को किसी आरी की तरह काटती हुई गहरी घाटियां बनाती हैं, जिन्हें हम महाखड्ड या गॉर्जेस कहते हैं। और जब ये मैदानों में उतरती हैं तो इनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि ये अक्सर अपना रास्ता बदल देती हैं। कोसी नदी इसका सबसे कुख्यात उदाहरण है। और ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है, इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी और उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हर साल ये नदी अपनी दिशा बदलकर गांव के गांव बहा ले जाती है, जिससे विकास की हर कोशिश पर पानी फिर जाता है।
इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये एक जीती जागती भौगोलिक चुनौती है। और इसके मुकाबले प्रायद्वीप की शांत नदियां। वो अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। वो चौड़ी और उथली घाटियों में बहती हैं। उनका रास्ता लगभग तय हो चुका है। वे ज्यादा बदलाव पसंद नहीं करती हैं। हालांकि नर्मदा और तापी इसका अपवाद हैं, जो भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। ये असल में जमीन में पड़ी दरारों से होकर बहती हैं, इसलिए इनका रास्ता और स्वभाव दोनों बाकी प्रायद्वीपीय नदियों से अलग है। नदियों के इस विभाजन के बाद स्रोतों में एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत का जिक्र मिलता है, एक विशाल पौराणिक नदी इंडो-ब्रह्म या शिवालिक के बारे में। ये क्या कहानी है? हाँ, ये भूविज्ञान की दुनिया की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। माना जाता है कि लाखों साल पहले आज की सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जगह एक ही विशाल नदी बहती थी। कल्पना कीजिए, एक अकेली नदी जो असम से लेकर पंजाब तक पूरे हिमालय के समानांतर बहती थी और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर सिंध की खाड़ी में समुद्र से मिलती थी। ये तो कमाल है। मतलब आज हम जिन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र को 3 अलग-अलग पहचान से जानते हैं, वो असल में एक ही परिवार के बिछड़े हुए सदस्य हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि भूगोल कैसे परिवारों को तोड़ और बना सकता है। तो फिर ये 3 अलग-अलग तंत्र कैसे बन गए? समय के साथ जमीन ने करवट ली। सोचिए, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी आज का पोटवार पठार धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, जैसे कोई विशालकाय मेज जमीन के नीचे से ऊपर उठ रही हो। इस उभार ने उस महानदी के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी और लगभग उसी भूगर्भीय समय में पूरब में राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच का हिस्सा धंस गया, जैसे केक का एक टुकड़ा बीच में बैठ जाता है। जमीन के इसी उठने और धंसने ने उस एक नदी को मजबूर कर दिया कि वो 3 अलग-अलग रास्तों पर बह निकले और इस तरह आज के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तंत्र का जन्म हुआ। वाह! तो चलिए इन बिछड़े हुए भाई बहनों से एक-एक करके मिलते हैं। सबसे पहले सिंधु तंत्र। सिंधु दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक है। इसका जन्म तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोखरछू नाम के एक ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में लोग इसे सिंगी खम्बान कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह। भारत में ये लद्दाख के खूबसूरत नज़ारों से गुजरती है और इसकी 5 मशहूर सहायक नदियां हैं जिन्हें हम सब जानते हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन्हीं 5 को मिलाकर पंचनद बनता है। और एक रोचक तथ्य ये है कि इन सब में चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर आती है गंगा, जो भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ है, संस्कृति है, एक पूरी सभ्यता की धुरी है। बिल्कुल, और ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। इसका सफर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से शुरू होता है। देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा नदी का संगम होता है, तब जाके ये गंगा कहलाती है। मैदानों में उतरकर इसमें यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी जैसी कई बड़ी नदियां मिलती हैं। यमुना इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन जैसा आपने कहा, यह सिर्फ भूगोल नहीं है। स्रोत बताते हैं कि गंगा आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। इसीलिए नमामि गंगे परियोजना जैसे बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये जीवनदायिनी है और दूसरी तरफ हम इंसानों ने ही इसके अस्तित्व के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। और तीसरा, भाई ब्रह्मपुत्रम, इसका मिजाज कैसा है? क्या ये गंगा की तरह शांत और पूजनीय है? नहीं, ब्रह्मपुत्र का चरित्र बिल्कुल अलग है। ये एक शक्तिशाली, अप्रत्याशित और कुछ हद तक गुस्सैल नदी है। निकलती तो ये भी मानसरोवर झील के पास से ही है, लेकिन बहती है पूरब की ओर। तिब्बत के सूखे और ठंडे रेगिस्तान में ये लगभग 1200 किलोमीटर तक बड़े शांत भाव से बहती है। वहां इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। लेकिन फिर नामचा बरवा पर्वत के पास ये अचानक एक गहरा यू टर्न लेती है और भारत में दाखिल होती है। और यहाँ खासकर असम में इसका रौद्र रूप देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियां अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और मलबा लाती हैं कि नदी का तल ऊपर उठता जाता है और नतीजा भयंकर बाढ़, कटान और रास्ते बदलना। तो ये थी उत्तर की युवा और विशाल नदियां। अब दक्षिण भारत के पुराने और ज्यादा अनुभवी यानी प्रायद्वीपीय तंत्र की ओर चलते हैं। यहाँ की कहानी का मुख्य किरदार पश्चिमी घाट है ना, जो एक दीवार की तरह खड़ा है। एकदम सही। पश्चिमी घाट यहाँ एक महाजल विभाजक का काम करता है। ज्यादातर बड़ी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इसी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें गोदावरी का तंत्र सबसे बड़ा है।
अपने विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। लेकिन जैसा आपने पहले जिक्र किया था, नर्मदा और तापी इस नियम को नहीं मानती। वे पश्चिम की ओर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? क्योंकि वे अपनी मर्जी के रास्ते पर नहीं, बल्कि जमीन में पड़ी दरारों के रास्ते पर बहती हैं। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच जमीन का हिस्सा धंस गया और इन नदियों को पश्चिम की ओर बहने के लिए एक बना बनाया चैनल मिल गया। और नर्मदा का सफर तो बहुत ही खूबसूरत है। जब ये जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरती है तो एक शानदार झरना बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। पानी की फुहारें धुएं की तरह उड़ती हैं और सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष बनता है। वो नज़ारा देखकर समझ आता है कि नदियां सिर्फ पानी नहीं, जादू भी हैं। स्रोतों में कावेरी नदी के बारे में एक बड़ी अनोखी बात पता चलती है। ये प्रायद्वीप की बाकी नदियों की तरह सिर्फ मानसून पर निर्भर नहीं है और लगभग पूरे साल बहती है। ऐसा कैसे संभव है जबकि इसे किसी ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता? पश्चिम मानसून से पानी मिलता है जो गर्मियों में आता है, और फिर जब नदी बहकर तमिलनाडु के निचले इलाकों में पहुंचती है तो वहां उत्तर पूर्वी मानसून से पानी मिलता है जो सर्दियों में बारिश करता है। इस तरह इसे दोनों मानसून से पानी मिल जाता है। लेकिन इसी खूबी ने शायद इसे एक विवाद का केंद्र भी बना दिया है ना? हाँ, और यही बात दिखाती है कि नदियां सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा हैं। चूंकि ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों से गुजरती हैं और दोनों ही राज्यों की कृषि इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसके पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से गंभीर विवाद चल रहा है। ये दिखाता है कि एक नदी जो प्रकृति का वरदान है कैसे इंसानी जरूरतों और सीमाओं के चलते एक संघर्ष का कारण भी बन सकती है। तो इन सब का क्या मतलब है? उत्तर की युवा और ताकतवर नदियां, दक्षिण की प्राचीन और स्थिर नदियां, हर एक की अपनी कहानी, अपना संघर्ष, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तस्वीर बताती है कि नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, वे एक जीवित प्रणाली हैं जिन्हें करोड़ों सालों की भूगर्भीय घटनाओं ने गढ़ा है। और फिर यही नदियां हमारी सभ्यताओं, हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हमारी कहानियां और कविताओं को भी गढ़ती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के आधुनिक शहरों तक सब कुछ नदियों के किनारे ही तो बसा है। बिल्कुल, और स्रोत हमें ये भी याद दिलाते हैं कि आज इन जीवित प्रणालियों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। प्रदूषण, राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर झगड़े और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का असमान वितरण, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। इन समस्याओं के समाधान के तौर पर नदियों को जोड़ने का एक बड़ा विचार भी सामने आता है, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल और महंगा प्रोजेक्ट है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। थोड़ा रुककर स्रोतों में हमने नदियों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर बांटा, हिमालयी, प्रायद्वीपीय, उनका पैटर्न। लेकिन एक पल के लिए सोचें, अगर इन नदियों का अपना एक व्यक्तित्व होता तो वो क्या होता? क्या ब्रह्मपुत्र एक शक्तिशाली, अप्रत्याशित और गुस्सैल योद्धा है? क्या गंगा एक पालन पोषण करने वाली, शांत और पूजनीय माँ है? और राजस्थान की लूनी जैसी छोटी मौसमी नदी का व्यक्तित्व कैसा होगा, जो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही रेगिस्तान की प्यास में खो जाती है? शायद नदियों को इस तरह एक चरित्र के रूप में देखने से उनके मूल्य और उनकी सुरक्षा को लेकर हमारा नजरिया थोड़ा और गहरा हो सकता है।